ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एरर्स। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? डायमेंशंस के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, लगभग हमने सब देख लिया था, सारे वैरायटीज़ कवर कर लिए थे। आज हम एरर्स के बारे में देखते हैं, एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो आपका टाइप होता है एरर्स में होता है आपका सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, फर्स्ट टाइप इन एरर्स। एरर्स का मतलब गलती, कहाँ पे आप गलती कर सकते हो। जब भी हम फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त एरर्स आ जाते हैं ना। फिजिक्स में जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमें एरर्स आते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं एरर्स के जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं? तो पहला टाइप है आपका सिस्टमेटिक एरर्स, है ना। सिस्टमेटिक एरर्स, ये एरर्स कौन से होते हैं? सिस्टमेटिक एरर्स। ठीक है, तो एरर्स ये इस तरह के एरर्स होते हैं जो हमें पहले से ही पता होते हैं, है ना, जिसके हमें कॉजेस पहले से ही पता होते हैं। जैसे कि हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें पता है कि हम वायर को अगर इस तरह से कनेक्ट नहीं करके, ए पॉइंट से कनेक्ट नहीं करके अगर बी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो इसमें ये एरर आ सकती है ना, उसमें ये गलती हो सकती है ना। जो एरर्स हमें पहले से ही पता होते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसमें इतने तरह का एरर आ सकता है, तो हम पहले से ही उसको प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि हम वायर को इधर कनेक्ट नहीं करेंगे, हम वायर को इधर ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जो एरर्स हमें पहले से ही पता रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। इसके बाद जो सेकेंड टाइप इसका होता है एरर्स का, अच्छा इसमें दो टाइप्स होते हैं सिस्टमेटिक में। पहला तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, इसके अंदर दो कैटेगरीज है, दोनों में बता देता हूँ। इसके अंदर जो पहली कैटेगरी होती है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन बहुत सारे होते हैं। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में तो एक्सटर्नली बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज करो कभी हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज कर गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका इंक्रीज कर गया, या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया उस टाइम पे जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मॉइस्चर कंटेंट एयर में बहुत ज़्यादा है ना। तो इस टाइप के एरर्स तब आते हैं जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके इन्फ्लुएंस करते हैं इस टाइप के एरर्स को। ठीक है, मतलब हमें पता रहता है कि जैसे आज हम एक्सपेरिमेंट करने निकले हैं बाहर, सपोज करो बाहर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता रहता है एटमॉस्फेयर के बारे में कि आज का प्रेशर कितना रहेगा, आज का टेम्परेचर कितना रहेगा, आज की ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी। तो हम पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि अगर हम इतने प्रेशर, इतने टेम्परेचर, इतनी ह्यूमिडिटी में अगर एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो इतना एरर आएगा ही आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको मिनिमाइज कर सकें, है ना। हम वी विल ट्राई अवर बेस्ट, लेकिन हमें पहले से ही अनुमान रहेगा कि ये कंडीशंस इसको अफेक्ट कर रही है ना। तो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन की वजह से जो एरर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आते हैं। इसकी एक और सब कैटेगरी होती है, दैट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। अब इम्परफेक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इम्परफेक्शन? हाँ, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। दैट इज ड्यू टू नेग्लिजेंस, हमारी लापरवाही की वजह से कुछ एरर्स हो जाते हैं। इम्परफेक्शन मतलब ड्यू टू अवर नेग्लिजेंस ऑफ फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने किसी ब्लॉक को पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डाला तो उस ब्लॉक पे mg तो लगेगा ही, हम सबको पता है इस ब्लॉक पे mg लगेगा। लेकिन हमने क्या किया, सपोज करो बॉयंसी का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया, इस पर एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा, जो कौन लगाएगा? ये पानी लगाएगा, है ना। तो बॉयंसी का इफेक्ट हमने नेग्लेक्ट कर दिया। एक्सपेरिमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से वहाँ पे एरर हो गया, तो वो भी किस में आएगा? सिस्टमेटिक एरर्स के अंदर आएगा। सिस्टमेटिक एरर्स की दो सब कैटेगरी है, वन इज ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन एंड सेकेंड इज ड्यू टू इम्परफेक्शन। सबको क्लियर हो गया सिस्टमेटिक एरर? यस, सिस्टमेटिक एरर सबको पता चली कैसी होती है? यस बेटा, ऑल ऑफ यू आर गॉट दिस सिस्टमेटिक एरर्स, बहुत बढ़िया। तो सिस्टमेटिक एरर इसकी फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी होती है, अच्छा इसमें और भी सब टाइप्स है,
पहला सब टाइप बता दिया मैंने, सेकंड सब टाइप बता दिया। इसकी सब कैटेगरी एक और होती है, दैट इज़ योर सी पार्ट, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। कई बार हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट आ जाता है ना। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारी इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट आ जाती है, तो उसकी वजह से भी एरर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक मीटर स्केल है जिसको हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और सपोज करो वो साइड से थोड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी वॉर्न आउट हो गई है ना, साइड से थोड़ी ख़राब हो गई है, तो हमें रीडिंग लेने में दिक्कत आ जाएगी ना। अगर आपकी मीटर स्केल वॉर्न आउट हो जाएगी तो रीडिंग में आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो उस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। दीज आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ये सब सिस्टमेटिक एरर्स की सब कैटेगरीज है ना। एंड लास्ट वन इज़ योर पर्सनल एरर्स। अच्छा, इसके बाद आपका पर्सनल एरर्स भी होता है। पर्सनल एरर का मतलब अब ये खुद की वजह से है। देखो, पर्सनल एरर मतलब हर इंडिविजुअल की वजह से जो एरर होते हैं, है ना। पर्सनल एरर मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन में कमी रह गई कुछ, है ना, लैक ऑफ प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर प्रिकॉशन के बिना जो आपने एक्सपेरिमेंट किया। सपोज करो आपके बीकर में आपने पानी भरा और पानी का आपको रीडिंग लेना था कि कितना ml आपने वाटर भरा हुआ है ना। तो आपको इधर देखना चाहिए, आपकी आँख ऐसी होनी चाहिए, एकदम 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तो आपको प्रॉपर रीडिंग मिलेगी। लेकिन आपने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ देख लिया ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, तो उसकी वजह से आपकी रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ सकता है ना। यह पर्सनल लेवल पे जो एरर होता है ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो कैसे वो ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा है, कैसे वो उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पर्सनल एरर इट इज़ पर्सनल एरर। ठीक है, सब समझ सकते हो। पर्सनल एरर मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी होती है एरर्स में, दैट इज़ योर रैंडम एरर्स। ये तो सिस्टमेटिक एरर्स के 4 कैटेगरी हो गए, 4 सब पार्ट्स हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एरर आती है दैट इज़ योर रैंडम एरर्स। अब रैंडम एरर्स में क्या होता है, देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स अभी नहीं है, न्यूमेरिकल्स आते हैं एरर्स पे भी, वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा अभी, है ना। पहले इसके टाइप सारे देख लो अच्छे से। रैंडम एरर्स में क्या होता है, ये एरर्स किसकी वजह से होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज करो हमने एक पेंडुलम लिया और हम उसका टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं, है ना। सपोज करो मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच चालू करी, है ना, स्टॉप वॉच मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। ठीक है, जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच चालू करी तो आपके बॉब ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया। अब ये मोशन ऐसे ऐसे करेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, और मेरा स्टॉप वॉच चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो मेरे को काउंट करना है कि 10, सपोज करो 10 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, है ना। देखो यहाँ से 1 से 2 और 2 से 1, 1 से 2 और 2 से 1, दिस इज 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऐसे 10 ऑसिलेशंस के लिए सपोज करो मुझे टाइम मेजर करना है, तो मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, डिजिटल क्लॉक ऑन कर दिया और मैंने टाइम नोट किया। तो पहली बार जब मैंने ऑब्जर्व किया तो टाइम आया 12.03 सेकेंड्स। ठीक है, जब मैंने दूसरी बार ऑब्जर्व किया, वापस से मैंने स्टॉप क्लॉक चालू किया, 0 पे सेट किया और उसको वापस रीडिंग लेना स्टार्ट किया। दूसरी बार मेरा टाइम आया, सपोज करो लेट से 11.89 सेकेंड्स। ठीक है, फिर मैंने तीसरी बार वापस रीडिंग लिया तो वापस मेरा टाइम आया 12.30 सेकेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ आई एम रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, आई एम गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टाइम। ठीक है, जितनी बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उतनी बार मुझे रीडिंग अलग अलग मिल रही है। सेम ही एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ लेकिन मुझे टाइम में अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है। तो इसमें देखो एरर आ गई, एरर आई कि नहीं आई, देखो ध्यान से 12.03, 11.89 और 12.30, तीनों में टाइम का वैल्यू अलग अलग है। तो अब इनमें से कौन सा वैल्यू एक्यूरेट है मुझे नहीं पता ना,
क्योंकि मैं तो ऑब्जर्वेशन ही ले सकता हूँ, स्टॉप वॉच में ऑब्जर्वेशन ले सकता हूँ, कौन सा वैल्यू सही है इसमें से मुझे क्या पता। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर आ गई। इस तरह की एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडमली जो सेम एक्सपेरिमेंट को जब आप रिपीटेडली बार बार करते हो और जो एरर्स आती है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। अब इस तरह की सिचुएशन में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं, है ना। तो एवरेज वैल्यू को हम आंसर मान लेते हैं, T1 + T2 + T3/3। हम ऐसा करते हैं, इसका एवरेज निकाल देते हैं और जो इसका एवरेज वैल्यू होता है उसी को हम अपना आंसर मान लेते हैं। इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स। समझ आया सबको? अच्छा, इसका एक और तीसरा टाइप होता है, दैट इज़ योर ग्रॉस एरर्स, है ना। रैंडम एरर सबको क्लियर हो गया? यस, रैंडम एरर सबको समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ ग्रॉस एरर्स पे। ग्रॉस एरर किसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज योर ग्रॉस एरर्स। अब ग्रॉस एरर क्या होती है? तो सपोज करो कई बार हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बिना केयर किए हम ऑब्जर्वेशन को लिख लेते हैं, है ना। तो ग्रॉस एरर इज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। कई बार हम अपने apparatus को अच्छे से सेट नहीं करते, है ना। जैसे कि कई एक्सपेरिमेंट्स में जब आप सपोज करो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी सेल को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो। तो माइक्रोस्कोप की लेंस आपने प्रॉपरली सेट नहीं करी, लेंस ऊपर नीचे हो गई, आगे पीछे हो गई, है ना। तो उसकी वजह से आपको जो दिखना चाहिए वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो उस टाइप से भी एरर्स जनरेट होती है। उस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं ग्रॉस एरर्स, ठीक है। अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था सारा जो मैंने बता दिया। अब आ जाओ एरर्स पे, मैथमेटिकल पार्ट पे। तो सबसे पहली जो एरर होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ योर एब्सोल्यूट एरर्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर्स? एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, पेंडुलम वाले ही एक्सपेरिमेंट ले लेते फिर से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सपोज करो मेरा बॉब है और इसके मैं ऑसिलेशंस का टाइम नोट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा बॉब ऐसे पेंडुलम मोशन कर रहा है और इसका मैं टाइम ऑब्जर्व कर रहा हूँ, है ना। डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स ले रहा हूँ, T1, T2, T3, T4, ठीक है। जितनी लेनी है उतनी ले सकता हूँ, जितनी ज़्यादा लूँगा उतनी ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। तो मैं चलो 6 रीडिंग ले लेता हूँ, 6 बार मैंने उसी एक्सपेरिमेंट का टाइम ऑब्जर्व किया। अब इसका मीन क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस वैल्यू? इसका मीन अगर मुझे निकालना होगा टी मीन, तो मीन आपका हो जाएगा T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6/6। इसका मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन वैल्यू से कितना डेविएशन आया, है ना। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि मीन वैल्यू से कितना डेविएशन आया। तो जब मैं मीन वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसका मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, तो ये मेरा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मीन वैल्यू से कितना डेविएशन आ रहा है ना। मीन वैल्यू से मेरा रीडिंग जो है, T1 रीडिंग सपोज करो मेरा आया, लेके देख लो आप, 1.20, 1.85, 1.96, है ना, 1.72, 1.68, 1.40, ठीक है। मैंने 6 बार रीडिंग लिया और मुझे 6 बार ये टाइम का सेकेंड्स में वैल्यू मिला। तो मैंने क्या किया, इन सबका पहले मीन निकाल दिया। अब मीन से मुझे पता चल गया कि इसका मीन वैल्यू कितना आ रहा है,
सब लोग निकाल के चेक करो, मुझे निकाल के बताओ मीन वैल्यू कितना आएगा इसका। ऑल ऑफ यू विल फाइंड आउट द मीन। इसका मीन वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है। किसी ने फाइंड किया मीन वैल्यू? जल्दी से निकालो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मीन ही निकालने को बोला है। हाँ, मैत्री पटेल ने निकाला 8.64। बेटा मीन निकालना है, उसको 6 से डिवाइड भी तो करोगे। 8.64 कैसे आ गया? इतना ज़्यादा आ रहा है क्या? इतना ज़्यादा थोड़ी आएगा, मीन निकालने को बोला है, 8 कैसे आएगा? सबको ऐड करो और फिर 6 से डिवाइड करो, दैट इज योर मीन। 8.64 कैसे आ गया? 8 तो बेटा टोटल सम का भी नहीं हो रहा है, इनको सम करूंगा तो भी 6 के अंदर आंसर आएगा, 7 के अंदर 8 आ रहा है क्या? 6 से डिवाइड नहीं किया लगता है आपने। 8.64 मेरे ख्याल से आपने सबका सम कर दिया होगा, एक बार चेक करो। 6 से डिवाइड किया आपने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करना है ना, तो आपका मीन वैल्यू आएगा। डिवाइड करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। डिवाइड करके 8.64 आ रहा है क्या? यस अच्छा, डिवाइड करने के बाद 8.64 आ रहा है, इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है लेकिन? अरे 1.2 प्लस 1.85 प्लस 1.96, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कैलकुलेशन में भी घपला। इतना घपला कौन करता है? 1.20 प्लस 1.85 प्लस 1.96 प्लस 1.72 प्लस 1.68 प्लस 1.40 डिवाइडेड बाय 6, 1.635 आएगा। मीन का वैल्यू कितना आएगा? 1.635। ठीक है, ये आपका मीन वैल्यू है। बेटा सॉल्व तो ढंग से कर लिया करो कम से कम, मीन निकालने को बोला था, उसमें भी पता नहीं क्या मैथमेटिक्स लगाते हो। अरे यार मीन वैल्यू निकालना था यार, पता नहीं यार क्या कर रहे हो। इन सबको ऐड करना है, बस ऐड करना है सबको, T1 T2 T3 T4 T5 T6 और 6 से डिवाइड करना है। जब ये करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.635 के अराउंड आएगा, चेक करके देख लो। एट 8.64 कहाँ से निकाल दिया इसने? अरे समझ आया कि नहीं आया सबको? बाकी तो सो ही रहे हैं, मैंने कैलकुलेटर में किया है तो बेटा मैंने भी तो कैलकुलेटर में ही किया है। हाँ, कैलकुलेटर में करने के बाद भी रॉन्ग क्यों आया आंसर? डिवाइड नहीं किया ना 6 से, इसलिए रॉन्ग आ गया। ठीक है, सबको ऐड करो, 6 से डिवाइड करो। यार बाप रे, इतनी मैथ्स तो मैं नहीं सिखाने वाला अब आपको, इतनी बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए भाई आपको। ठीक है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? एक ही जन कर रहा है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? यस, मैत्री शाह, खुशी सिंह,
पूजा पटेल, हितेश, स्वस्तिक मिश्रा, कोई भी आंसर नहीं निकाल रहा है। अरे आप लोगों को हो क्या गया, बैठे रहते हो सबके सब। अरे बाकियों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। या तो समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है, या तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। दो ही कंडीशन हो सकती है, या सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है। चलो देखो इधर, तो मीन वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये मीन वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1.635। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन से कितना आप डेविएट हुए। अब 1.635 को मेरा मीन वैल्यू हो गया, अब इससे मेरा कितना डेविएशन हुआ। तो इससे जब मैं T1 को माइनस करूंगा तो मुझे एब्सोल्यूट एरर मिलेगा फर्स्ट रीडिंग। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग विल बी 1.635 माइनस 1.20 इसका मॉड। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा T1। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.635 माइनस 1.85। दिस विल बी एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग। सिमिलरली आप सबके एब्सोल्यूट एरर निकालोगे इसी तरह से, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, डेल्टा T6। ठीक है, तो मुझे 6 के 6 एब्सोल्यूट एरर्स मिल गए। तो अब इन सब का मीन अगर मैं लूंगा तो उसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर मैं इन सब का मीन ले लूं तो इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है, फिर आपको इसका मीन लेना है, मतलब डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 अप टू डेल्टा T6 अपॉन 6। दिस विल बी योर मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो इस तरह से आएगा। अब मुझे टाइम पीरियड लिखना है इस पेंडुलम के लिए, तो आई विल राइट लाइक दिस, T इक्वल टू T मीन प्लस माइनस डेल्टा TM एवरेज। ठीक है, इस तरह से मैं टाइम को रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, मेरा जो फाइनल टाइम होगा वो इसके बराबर होगा। मीन वैल्यू हम सबको पता है, मीन वैल्यू कितनी आई है बताओ, 1.635। तो आई विल राइट हियर 1.635 प्लस और माइनस डेल्टा TM। अब डेल्टा TM आप यहाँ से निकालोगे, है ना, डेल्टा T मीन की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। सबसे पहले आप डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 सारे वैल्यू निकाल दोगे और फिर इसका मीन लोगे, है ना। इसका जब मीन लोगे तो आपको डेल्टा TM मिलेगा, और ये डेल्टा TM का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका फाइनल आंसर पता चलेगा। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा, है ना। फाइनल जो आंसर होगा आपका इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं तो हमें इस तरह से रीडिंग्स मिलती है। ठीक है, इस तरह से हमें रीडिंग्स मिलती है। इसके बाद आता है आपका रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर आपका क्या होता है, यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया, जहाँ जैसे यहाँ पे हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा TM बार अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है, TM।
दिस इज योर रिलेटिव एरर। इसका जो फ्रैक्शन होता है, इसका जो रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपका बन जाता है परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? परसेंटेज एरर। सबको समझ आई कहानी यहाँ तक? किस तरह से हम एरर निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? देखो, मीन वैल्यू। देखो, मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करवाता हूँ। सपोज ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आपने क्या किया, इसका टाइम पीरियड नोट करना स्टार्ट किया, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स ले ली। ठीक है, सपोज करो मैंने 4 रीडिंग्स ली। फिर मैंने क्या किया, इसका मीन निकाला। तो मीन क्या हो जाएगा? Tm इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन 4। ये मुझे मिल गया मीन वैल्यू। इसके बाद मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। अब एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन में से मैं फर्स्ट रीडिंग को माइनस करूंगा और उसका मॉड लूंगा, तो मुझे मिलेगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। सिमिलरली मीन में से सेकेंड को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग। सिमिलरली मैं सारे डेल्टा टी निकाल लूंगा इस तरह से। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका भी मीन लूंगा, इसका भी मैं मीन लूंगा। तो इसका मीन क्या होगा आपका? डेल्टा Tm बार। इसको मैं बोलूंगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 अपॉन 4। तो ये मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो इस तरह से वेरी करेगा। जो मेरा टाइम होगा, इट विल वेरी लाइक दिस। इट इज इक्वल टू T मीन प्लस और माइनस डेल्टा Tm बार। ठीक है, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्वांटिटी को। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया रिलेटिव एरर क्या होता है। तो रिलेटिव एरर होता है दिस अपॉन दिस। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो, दिस अपॉन दिस, मतलब डेल्टा Tm बार अपॉन Tm। दिस विल बी योर रिलेटिव एरर। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट परसेंटेज एरर। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट द परसेंटेज एरर। अब सबको समझ आ गया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? चलो, बहुत बढ़िया। अब सपोज करो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी दी है ना, जैसे कि एरर्स हमें मेजर करना है। मेरे पास कोई वैल्यू है x इज इक्वल टू, मैंने बोला a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको दे दी। तो मैं डेल्टा x क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा x को ऐसे लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर्स जो होते हैं हमेशा ऐड हो जाते हैं ना। मतलब सपोज करो आपने एक रीडिंग ली जो a और b के प्लस के बराबर है, तो a में कितना एरर आया? a में आया एरर डेल्टा a का, b में एरर आया डेल्टा b का। ठीक है, तो x में कितना एरर आएगा? तो x में एरर आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b का प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब ये होता है कि वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मतलब आपकी रीडिंग जो है ऊपर भी फ्लक्चुएट कर सकती है, नीचे भी फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, मीन वैल्यू के, है ना। प्लस और माइनस का मतलब मीन वैल्यू के आपकी रीडिंग जब ऊपर फ्लक्चुएट करती है तो वो प्लस हो जाता है, और मीन वैल्यू के नीचे फ्लक्चुएट करती है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से सपोज करो हमारे पास कोई क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने आपको बोला x इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें मुझे एरर निकालना है। तो एरर क्या होगा? अगेन हमें पता है एरर हमेशा ऐड ही होगा। एरर इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर विल ऑलवेज ऐड अप। एरर्स जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई क्वांटिटी प्रोडक्ट में है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला x इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, तो इसमें एरर क्या होगा? देखो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा, अब जब भी आपका मल्टीप्लाई आएगा तो आपके एरर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। दिस इज योर फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स विच इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन ए प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन बी, है ना। सो ये आपका नेट चेंज हो जाएगा एक्स के बीच में, ठीक है। सिमिलरली जब आपका डिवीजन में होगा कोई क्वांटिटी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी, ठीक है। डिवीजन में भी आपके एरर्स क्या हो जाएंगे, ऐड ही होंगे, एरर्स हमेशा ऐड होंगे, ठीक है। जैसे a अपॉन बी दे दिए तो भी आपके एरर सेम होंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एरर्स आपके हमेशा ऐड होते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे ए का कुछ पावर लगा दिया, मैंने आपको बोला x इज इक्वल टू ए का पावर n अपॉन बी का पावर n। तो जब आप एरर निकालोगे इसमें डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, अब जो पावर है वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m डेल्टा ए अपॉन ए प्लस n डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। ये आपका एरर हो जाएगा। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर सब में एरर्स के फंडे देख लिए किस तरह से आप यूज़ करोगे, ठीक है। चाहे आपका एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, सब में एरर्स का यही फंडा है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखो, एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, सपोज करो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस तरह के क्वेश्चन देखो बन जाते हैं एरर्स। सपोज मैंने आपको एक रेक्टेंगल दिया है और बोला है कि उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना, उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 5.7 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है, ये आपका लेंथ है। और उसका विड्थ कितना है, 3.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है, ये उसका विड्थ दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है इसका एरिया, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो हम सबको पता है एरिया क्या होता है, L इंटू बी। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है इसको तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला पार्ट है इसको एज इट इज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आई, ये वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये वाले पार्ट को आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका स्टैटिक पार्ट है ना, एक आपका स्टैटिक पार्ट होता है और दूसरा आपका फ्लक्चुएटिंग है। ये वाला पार्ट आपका फ्लक्चुएटिंग है, प्लस और माइनस के बाद वाला पार्ट आपका फ्लक्चुएटिंग। तो स्टैटिक पार्ट को आप एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 19.38। अब प्लस और माइनस के बाद मैं क्या लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट। तो हमें पता है जब भी हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, a इंटू बी करते हैं, तो उसमें एरर कैसे दिया जाता है, एरर इस तरह से दिया जाता है, डेल्टा a अपॉन ए विच इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन एल प्लस डेल्टा b अपॉन बी। इस तरह से हम एरर को डिफाइन करते हैं, है ना। यहाँ पे आप प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा a का वैल्यू निकालना है ना, डेल्टा a का वैल्यू निकालना है मुझे, है ना। क्योंकि एरर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस और माइनस डेल्टा a, ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो। तो डेल्टा a का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं इस इक्वेशन से फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ से डेल्टा a का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। डेल्टा a का वैल्यू हो जाएगा आपका a इंटू प्लस और माइनस a इंटू डेल्टा l अपॉन एल प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो डेल्टा l का वैल्यू मुझे पता है, डेल्टा l का वैल्यू कितना है, 0.1, है ना। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0.1। सिमिलरली l का वैल्यू मुझे पता है कितना, 5.7, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5.7। सिमिलरली डेल्टा b का वैल्यू मुझे पता है 0.2,
और बी का वैल्यू मुझे पता है 3.4, ए का वैल्यू भी मुझे पता है, एरिया का वैल्यू मैंने निकाल लिया, कितना आया था हमारा 19.38। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मुझे डेल्टा ए का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ 1.5 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट 1.5। तो मेरा टोटल आंसर कितना हो जाएगा 19.38 प्लस और माइनस 1.5 मीटर स्क्वायर, दिस विल बी माई एरिया। तो एरिया में इतना फ्लक्चुएशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई आपको कैसे कैलकुलेशन किया मैंने? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? कैसे हमने एरिया का कैलकुलेशन निकाला? ऐसे ही आपको एरर में कैलकुलेशन करने वाले प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चलो इतनी बात हमको क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा पार्ट है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए ना, रूल्स सारे आपको आने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के सब रूल्स हमें पता होने चाहिए। एरर्स आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता, जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा एरर्स में आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो डायमेंशंस और एरर वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा पार्ट रहता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ वाला पार्ट है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल्स मैंने आपको सारे बताए हुए हैं, नोट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हुए हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के कौन कौन से रूल्स होते हैं ना। ये सब रूल्स सबको याद करने, मतलब आपको पता होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है ना, चांसेस कम है लेकिन फिर भी आ सकते क्वेश्चंस। तो पहला रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स का? ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला 32.2, तो इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है वो सबके सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बताओ। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस? चेक कर लो, सभी नॉन जीरो है क्या? यस, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको नंबर दिया 2051, है ना, तो जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में जीरो आ गया। तो जीरो, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इन दिस केस यू हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज योर सेकेंड रूल। थर्ड रूल देखो आपका, व्हाट इज द थर्ड रूल? लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बोला 0.54, तो लीडिंग जीरोज मतलब जो डेसिमल से पहले आ रहा है ना, डेसिमल से पहले जो जीरो आते हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 1 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली मैं लीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स का एग्जांपल एक और ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला 0.0032। लीडिंग का मतलब ये नहीं डेसिमल से पहले वाले, लीडिंग का मतलब नॉन जीरो से पहले वाले जीरोस, है ना। नॉन जीरो से पहले वाले जितने भी जीरोस होते हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2। दिस इज योर रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, है ना। डेसिमल के राइट में ट्रेलिंग जीरोस मतलब एंड में जो जीरोस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको नंबर दिया 92.000, है ना। तो ट्रेलिंग जीरोस का मतलब डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस, है ना, राइट साइड में जो है ना, डेसिमल के राइट वाले जो जीरोस हैं, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 5। ठीक है, बात समझ आई? दिस इज योर रूल नंबर 4। भाई ये चारों रूल सबको समझ आ गए? ये 4 रूल सबको क्लियर हो गए?
चलो आ जाओ रूल नंबर 5 पे फटाफट, है ना, सिंपल है ये, आपको रूल्स दिमाग में रखने हैं और इस पे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलो 5th नंबर पे आते हैं अपन। 5th नंबर का रूल देखो, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? ट्रेलिंग जीरोज इन द होल नंबर विद द डेसिमल शोन आर सिग्निफिकेंट, है ना। ट्रेलिंग जीरोज इन द होल नंबर, ठीक है, विद द डेसिमल शोन आर सिग्निफिकेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला 540 और आगे एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ठीक है, सॉरी डेसिमल पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है, खाली मैंने आपको एक नंबर दिया 540, ठीक है। अब ये नंबर कैसा है? दिस इज योर होल नंबर, ठीक है, 540 इज योर होल नंबर। तो होल नंबर के लास्ट में जो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हमेशा सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3, ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब आ जाओ रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6, ट्रेलिंग जीरोज इन द होल नंबर विद नो डेसिमल। अच्छा, डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, डेसिमल पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। जब मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा रहा हूँ तब ये सिग्निफिकेंट है। अगर मैं यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ, खाली 540 लिख रहा हूँ, तो ये वाला डिजिट आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 2 ही होंगे। डेसिमल पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट रहेगा तो आपके 3 सिग्निफिकेंट, ये ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट कहलाएगा। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा तो ये ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। रूल नंबर 7th रूल देखो, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर का मतलब, जैसे मैंने आपको बोला 1 मीटर, तो 1 मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.00 मीटर्स। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। अब कोई तीसरा बच्चा आएगा, वो बोलेगा सर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1.000 मीटर। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 हो गए, है ना। चौथा बच्चा आएगा, बोलेगा सर मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 1.0000000 मीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप डेसिमल के बाद जितने जीरोज लगाओगे वो सब सिग्निफिकेंट। तो ऐसे तो आप इनफाइनाइट ज़ीरो लगा सकते हो, यहाँ पे इनफाइनाइट ज़ीरो आप लगा सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सबको समझ आया? जैसे कि मैंने आपको बोला आप 2 किलो आम लेके आओ बाजार से, ठीक है। मैंने आपको बोला बेटा 2 kg आम लेके आओ। दूसरा बच्चा बोलेगा सर 2.00 kg लेके आओ। तीसरा बच्चा बोलेगा सर 2.000000 लगाते ही जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर के हमेशा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? ऑलवेज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मान लो इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास एक नोटेशन होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब जैसे कि हम सबको पता है कि हम जब फिज़िक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी पढ़ते हैं जहाँ पे हमारा वैल्यू बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि जैसे कि कोई आंसर हमारा आ रहा है इस तरह से 520000000 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5.2 × 10⁸, है ना। इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हो गए, है ना। तो इसलिए हमको साइंटिफिक नोटेशन को डेवलप करना पड़ा, जिसपे हमने डिफाइन किया कि अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स सिर्फ 2 ही होंगे, ठीक है ना। अब ये वाले आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा।
तो फिर एक स्टैंडर्ड रूल बनाया गया जिसको बोला गया साइंटिफिक नोटेशन, और साइंटिफिक नोटेशन में आपका जो नंबर है इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और जब नंबर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया तो ये वाले खाली सिग्निफिकेंट कहलाए गए और ये वाले नंबर्स आपके इनसिग्निफिकेंट है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका पोर्शन रहता है दैट इज़ योर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। राउंडिंग ऑफ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, हालांकि इस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके रूल सारे पता होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट बहुत काम आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए, तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए राउंडिंग ऑफ पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ताकि कैलकुलेशन पार्ट आपका बहुत फास्टली आप कर सको, है ना। किसी भी कैलकुलेशन को बहुत फास्टली राउंड अप करके उसका आंसर दे सको, इसलिए आपको राउंडिंग ऑफ वाला कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। फटाफट देखते हैं इसको भी, राउंडिंग ऑफ में क्या है। तो पहला रूल, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं ना, ये रूल आपको पता होने चाहिए, है ना। राउंड ऑफ के भी रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ द लास्ट डिजिट यू वांट टू कीप दैट इज द फर्स्ट डिजिट। अच्छा, राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको सारे ऐसे ही बता दूं या फिर एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं अपन, ठीक है। राउंडिंग ऑफ आपको एग्जाम्पल से पढ़ा देता हूँ तो जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल्स। इसको हम एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से आप इसके रूल समझ जाओगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला 4.3127 एक नंबर दे दिया। अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, इसमें अभी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 5। अब मैंने आपको बोला बेटा इसको राउंड ऑफ करो और मुझे आंसर दो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर चाहिए, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करने के लिए देखा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब मुझे 5वें को रिमूव करना है, ठीक है। मुझे इस वाले डिजिट को रिमूव करना है। तो ये वाला डिजिट देखो 5 से बड़ा है ना, 7 इज ग्रेटर देन 5, है ना। मतलब राउंड ऑफ करने का तरीका होता है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो हम इसमें एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके मैं क्या लिख सकता हूँ 4.313। 3127 को मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूँ 313। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आया आपको। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, इसको प्रैक्टिस से ही आप समझ जाओगे, इसमें ऐसा कोई रूल्स का फंडा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला 10.412, अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, अगेन यू हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो मुझे ये वाला एक डिजिट रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं ये डिजिट देखूंगा ये 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, तो ये वाला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है ना। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखूंगा 10.41, 10.41, ठीक है। अब मैं इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, ठीक है, इसलिए इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया। अगर मैं आपको बोलता बेटा इसको भी राउंड ऑफ करके 3 डिजिट में मुझे आंसर बताओ, तो अब मैं क्या लिखता 10.4, है ना। और अगर मैं आपको बोलता इसको भी राउंड ऑफ करके मुझे 2 डिजिट में आंसर बताओ, तो मैं लिखता 10, ठीक है। बस अब इससे ज़्यादा राउंड ऑफ नहीं कर सकते आप, ठीक है। इतना राउंड ऑफ करके आप 10 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, ये आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स के कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा, है ना। राउंडिंग ऑफ जब आपको अच्छे से करना आ गया तो कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आप फटाफट कैलकुलेट कर पाओगे, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट काम आ जाता है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको मैंने नंबर दिया सपोज करो 14.75, ठीक है, और बोला कि बेटा इसको राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो देखो अब मुझे इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। अभी मेरे पास कितने 4, 1 2 3 4, तो मुझे ये वाले डिजिट को रिमूव करना है।
अब ये डिजिट देखो 5 से बड़ा है कि छोटा है, ओ ये तो 5 के बराबर आ गया, तो 5 के बराबर आ गया तो कोई बात नहीं, जब आपका नंबर 5 के बराबर आ जाए, ठीक है मेरी बात सुनो अब ध्यान से, जब आपका नंबर 5 के बराबर आ जाए, ठीक है, आपका नंबर 5 के बराबर आ जाए और 5 से पहले वाला नंबर आपका ऑड हो, अगर आपका नंबर ऑड हो तो आप इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो इसका राउंड ऑफ में आंसर कितना हो जाएगा 14.8। अगर मैं सपोज करूँ आपको ऐसे देता, यही एग्जाम्पल को फिर से कंसिडर करो 14.65, अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना होता 3 डिजिट में तो मैं क्या करता, देखो पहले तो इस वाले डिजिट को रिमूव करता, तो ये 5 के बराबर है, ठीक है, तो अब इसके प्रीवियस डिजिट को देखता, अब ये 6 है, ये आपका इवन है, तो इवन होगा तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो इसका राउंड ऑफ में आंसर कितना आएगा 14.6 ही आएगा। इवन होगा तो नो इंक्रीमेंट, ऑड होगा तो एक इंक्रीमेंट कर दोगे अगर आपका ये डिजिट 5 के बराबर आ जाता है। अगर ये 5 से ग्रेटर होता है ये नंबर सपोज करो, तो हम 1 इंक्रीमेंट करते ही करते है ना, जैसे मैं आपको बोलता 14.68, तो अभी जो आपका 8 है, तो 8 तो आपका 5 से बड़ा ही है, हमें सबको पता है 8 जो है 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपका इसमें इंक्रीमेंट हो जाता, आपका आंसर आता 14.7, है ना। अगर आपका 5 से छोटा होता तो इंक्रीमेंट नहीं होता, 14.63 अगर होता तो आप राउंड ऑफ करके इसको लिखते 14.6, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 5 के बराबर आ जाता है 14.65, तो ये अब आपका 5 के बराबर आ गया, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, तब आपको ऑड इवन से देखना पड़ेगा। तो जब आपका इवन नंबर होगा तो आप एज इट इज़ लिख दोगे, और यही जब आपका ऑड नंबर होगा 14 पॉइंट जैसे कि 75 था, तब आप देखोगे अगर ऑड नंबर है तो आप राउंड ऑफ करोगे इसको 14.8, ठीक है। समझ आया सबको? इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आप चाहो तो प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सपोज करो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तब आप क्या करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 25.2 इंटू 1374 अपॉन 33.3, ठीक है, इसको मैंने बोला सॉल्व करो, ठीक है। तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपको इवेल्युएट करने के लिए दिए, तो सबसे पहले आप चेक करो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें कितने, इसमें आपके 4, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 3, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, तो आपको सबको 3 में ही राउंड ऑफ करना है। बात समझ आई? इसको सॉल्व आपको करना है और आपको आंसर किस में देना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इसको सॉल्व करके आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करना है। बात समझ आई? तो जैसे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1039.78, ऐसा कुछ आएगा, 0.7838 ... ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हमेशा जो आप फाइनल आंसर लिखोगे वो हमेशा जो सबसे कम सिग्निफिकेंट होगा उसके टर्म्स में लिखोगे। सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना है यहाँ पे 3, तो हमें हमेशा इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। फाइनल आंसर को आप हमेशा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करोगे। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट में राउंड ऑफ करना है, मतलब मुझे 7 को हटाना है। तो अब ये 7 जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये इसके प्रीवियस नंबर में आप 1 ऐड कर दो, तो आपका आंसर हो जाएगा 1040। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब 1040 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आपके 3 ही है ना। यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 3 ही है। बात समझ आई? ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बात समझ आई? इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 ही है, 1040। क्लियर होगा सब? इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर आप चाहो तो घर पे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली। जैसे मैंने आपको बोला 24.36 प्लस 0.0623 प्लस 256.2, इसको सबको ऐड करना है और आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो फाइनल आंसर आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में निकालोगे, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो कितने यहाँ पे,
सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, है ना। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप आंसर दे दोगे, है ना। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप आंसर दोगे। तो इसको ऐड करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और फिर जो वो आपका आंसर होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, और सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम के लिए, और कल से आपका क्लास नहीं होगा, आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है। और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, एनी टाइम यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल ऑन फ़ोन, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, आई एम अवेलेबल टू यू, ठीक है। फिर भी आपको लगता है सर कोई टॉपिक हमें नहीं समझ आ रहा है, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, and wish you all the best for your examination.